गुलदस्ता है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ के, मेरा तो शंका है, आपके सीजी वॉल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देश को टुकड़े में ना बांट। समय काल परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, जाहिर सी बात है इसका बदलाव देश दुनिया पर भी पड़ता है। भारत इससे अछूता नहीं है, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ फिर कहां से बचने वाला है। पिछले 1-2 महीने से देखने में आ रहा है कि चारों तरफ एक आंदोलन का दौर चल पड़ा है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पत्थर बरस रहा है। इसी बीच में अग्निपथ की भी बात सामने आई है। तमाम युवा लड़के जो अग्निवीर के नाम से जाना चाहिए, वे हाथ में डंडा, पोस्टर, बैनर लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या होगी, इन तमाम बातों को हम जानेंगे प्रदेश के एक बड़े नेता, अच्छी शख्सियत रखने वाले अटल श्रीवास्तव जी से। नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र। आइए हम बात करते हैं शख्सियत अटल श्रीवास्तव जी से। और बिलासपुर के लिए तो एक उपलब्धि है कि अटल श्रीवास्तव पर्यावरण मंडल के चेयरमैन बने। निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होगा। जब हम बातचीत के दौरान मदकू द्वीप की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मोहन भागवत भी आए थे और वहाँ पर वो मंडूक ऋषि या मतंग ऋषि का जो स्थल है, तो उसको क्या आप राजनीति के रूप में देखना चाहेंगे या वो सचमुच इसको लेकर बड़ा चिंतित है, जबकि 15 साल ऐसा कुछ था नहीं? देखिए, वहाँ पर खुदाई में मूर्तियाँ तो मिली हैं। मांडूक ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ लिख के शास्त्र का जो सत्यमेव जयते शब्द है, हाँ, वो किसी शास्त्र से आया है, उपनिषद से आया है। वो हमारी भारत की पंचलाइन है, वहाँ रचना की। तो वहाँ उन्होंने रचना की थी। इस तरीके की किंवदंतियाँ, इस तरीके की गाथाएँ वहाँ प्रचलित हैं। तो हम भी चाहते हैं कि वो वहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो वहाँ पर खुदाई पे मिल रहा है, उस तरीके उसको विकसित किया जाए। साथ में पर्यटन क्षेत्र भी विकसित किया है, क्योंकि दो एनीकट्स बनने से वहाँ पानी का भराव शिवनाथ नदी पे अच्छा हो गया है। वहाँ पर पूरे समय दर्शनार्थी और पर्यटक आते रहते हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि दो जिलों का संगम भी है। वहाँ से बलौदा बाजार, भाटापारा जिला लगता है, इधर मुंगेली जिला है, बिलासपुर जिला भी उसको टच करता है। तो एक बड़ा पर्यटक स्थल मदकू द्वीप बन सकता है। और उस पर हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कहे, वहाँ मोहन भागवत जी आए थे, अच्छी बात है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में वो आए और हम लोग के लिए गौरव की बात है। आइए देखिए छत्तीसगढ़ कितना विविधताओं से भरा हुआ है, कितनी यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, कितना यहाँ पौराणिक कथाएं हैं। तो अच्छी बात है कि वो यहाँ आए थे। अभी देश में बड़ा एक ऐसा दौर चल रहा है, आंदोलन का दौर, और एक उससे भी बड़ा आंदोलन हो गया। पूरी सरकार दिल्ली में बैठ गई, देश के पूरे विधायक दिल्ली में बैठ गए, बोर्ड चेयरमैन भी थे उसमें। तो ये क्या उचित था दिल्ली पर बैठकर आप वहाँ पूरे सरकार को ऐसे ही स्टेट को छोड़ के चले गए? देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए जो सबसे महती जिम्मेदारी जिनकी होती है, उसमें राजनीतिक पार्टियां सबसे अहम जिम्मेदारी निभाती हैं। फिर उसके बाद मीडिया है, उसके बाद हमारा न्यायालय है। ये सब मिल के लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। ये सरकार जब से आई है तब से लगातार ये सरकार, वो सरकार क्लियर भी कर दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से वो बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोगों को ईडी का डर बताकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकतंत्र खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए। आप देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके का ईडी पर जो आरोप लगा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमारी आज़ादी के पहले एक नेशनल हेराल्ड पेपर निकलता था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पेपर संपादकीय की, तो उसमें 4-5 हज़ार लोगों ने मिलकर उस पेपर को खड़ा किया, जो उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में वो पेपर निकलता था। आज़ादी के आंदोलनों को इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ने का काम वो पेपर करता था, बड़े पेपरों में। पर जैसे जैसे समय गुजरा, आज़ादी के बाद बहुत सारे पेपर आए, पर नेशनल हेराल्ड जो पेपर था उसमें ये हुआ कि वो नुकसान पर जाने लगा। वो अपने पत्रकारों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा था, उनकी जो संपत्तियाँ थी उसके टैक्स नहीं पटा पा रहा था। तो कांग्रेस ने ऐसी संस्था जो कि आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उस संस्था को एक सॉफ्ट लोन दिया, वो भी 100 किस्तों में, 90 करोड़ रुपए मात्र।
और कहा कि आप इससे अपनी जो भी देनदारियां हैं उसे निपटाइए और अपनी पेपर्स को आगे लाइए, ताकि आने वाले समय में हमको ये आपको हम जो सॉफ्ट लोन दे रहे हैं वो आप वापस कर सकें। उपयोगिता भी बढ़े और और आपका काम भी अगर इस तरीके का काम किसी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए प्रेस के लिए किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है, इसमें कौन सा ईडी का मामला आ रहा है। पर जिस तरीके का हरासमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से बार बार बुलाकर उनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे, इसके लिए कांग्रेसी गए थे। कांग्रेस भवन में बिलासपुर के बाद इतिहास में पहली बार हुआ है आज़ादी की बात कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस 24 अकबर रोड में घुस थोड़ा सा कर रोकना चाहूँगा, क्योंकि अपने साथियों को बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को, कि अटल श्रीवास्तव जी उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस भवन के अंदर पुलिस का घुसना आज़ादी के बाद ये 2 बार हुआ है। एक बिलासपुर में हुआ है, एक नई दिल्ली में शायद हुआ है अभी हाल फिलहाल, और बिलासपुर में तो लाठी चार्ज भी हुआ है जिसके आप शिकार भी हुए थे, बहुत ज़्यादा शिकार हुए थे, और उसके बाद सत्ता भी बदल गई थी। तो क्या वहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी क्या? ऐसी बनेगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कांग्रेस से जुड़े तो उनका इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिलासपुर की घटना भी ऐसे ही थी कि कांग्रेस भवन के अंदर कांग्रेस में मीटिंग लेते हुए लोगों के अंदर आप हुए हैं, वहाँ लोगों के अंदर में घुस के लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को मारा गया। मुझे खुद बहुत सारी लाठियाँ पड़ी थी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी थी। और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है उसका आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको बहुत संज्ञान पे लिया। वो खुद यहाँ पर आए, आंदोलन का हिस्सा बने और पूरे प्रदेश में 1.5 घंटा लगा था आने में, 1.5 घंटा लगा था। और क्योंकि बहुत ही उनको हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता थी, और जब पूरे प्रदेश में उन्होंने आह्वान किया तो पूरे कांग्रेस कमेटी के लोग सड़कों पर आए थे, और वो आंदोलन का ही एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी था। अटल जी, इसमें तासीर का अंतर नहीं लगता है कि ये एक अलग मुद्दा था, वो एक संविधानिक पूछताछ थी, तो पूछताछ से घबराना क्यों? पूछताछ संवैधानिक है। हम उसमें कांग्रेस के लोग जिन्होंने कांग्रेस की आज़ादी के आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने अपनी जान दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को किस तरीके से थामा, वो आज़ादी के आंदोलन में गायब हुए लोगों को नहीं समझ में आएगा। और हम लोग वहाँ पर जो सब कोई गए थे आंदोलन, वो इसलिए नहीं गए थे कि हम ईडी के किसी काम में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईडी की जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको सार्वजनिक किया जाए, और सार्वजनिक करके पूछा जाए कि ईडी जो प्रश्न पूछ रही है उसकी राहुल जी क्या जवाब दे रहे हैं। पर इतनी पारदर्शिता इस लोकतंत्र में अगर नहीं रखा जाएगा और आपको बंद कमरे में आपको लगातार उटपटांग क्वेश्चन पूछकर आपको हैरास किया जाएगा, उसके साथ में हम अपने नेता के साथ खड़े थे और आज खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। विष्णु देसाई का कहना था कि ये सामान्य सी बातचीत है, बातचीत तो एक मुख्यमंत्री से भी और हुई थी, 10-11 घंटे की हुई थी, तो उसमें हम लोग हंगामा नहीं किए, तो इसमें हंगामा करने की बरपाने की क्या ज़रूरत है? यही तो जनता को बताना है कि इस लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास, इस लोकतंत्र से विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से देश बिक रहा है, जिस तरीके से देश की जो हमारे नवरत्न कंपनियां बिकी जा रही हैं। क्या बिक रहा है? क्या देश की विकास तो हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? देश में रेलवे बेच दिए जा रहे हैं, रेलवे एयरपोर्ट बेच दिए जा रहे हैं, ऑयल की जो कंपनियां हैं वो बेच दी जा रहे हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट बेच दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी कोयले की खदानें बेच दी जा रही हैं। आखिर ये देश किनके हाथों पर जा रहा है? और हमारी चिंता इस बात की नहीं है कि हम सत्ता में आए ना आए, हमारी चिंता ये है कि ये देश कैसे बचेगा, और जिनके हाथों में ये बेच रहे हैं आने वाले समय में आम आदमी कहीं त्राहिमाम ना करने लगे। आम आदमी की जरूरत, जो किसान बिल था उसको भी उनको वापस लेना पड़ा। तो जिस तरीके के ये बिल ला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गुलाम मानसिकता की तरफ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस सचेत हुई है और इनके खिलाफ खड़ी हुई है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इनके खिलाफ खड़ेगा, जो इनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा, जो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था। सभी समाज के लोग लंबा राजनीतिक आंदोलन किए थे जिसके कारण आज देश आज़ाद हो। तो ये हिंदुस्तान सबका है, पर ये जो बांटने की कोशिश है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी बीच में अग्निपथ योजना तो आप सुने होंगे, जिसको लेकर मेरे ख्याल से आप लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसमें बुराई क्या है? देखिए, देश की सेना जो होती है उसमें एक जज्बा पैदा किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। उन्हें बताया जाता है कि जब आप सेना का अंग बनते हैं
तो आपको जो तनख्वाहें मिलती है, आपका जो परिवार रहता है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। वो जहाँ पर भी है उनको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती है, वो पूरे समय उनको परिवार की चिंता से दूर रखा जाता है ताकि वो देश की चिंता करें, बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार रहें। आप उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद आप बोलते हैं कि आप उनको रिटायर कर देंगे, तो आप हथियार की ट्रेनिंग देने के बाद उन युवाओं को कहाँ भेजेंगे, वो किस डायरेक्शन पे जाएंगे? आप कितने लोग को पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं हुई है। ये जो आक्रोश है बेरोजगारी का, ये जो आक्रोश है वो प्रति साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, तो शायद उसी की क्रम में ये बातें होंगी कि अग्निवीर आए और उसमें अच्छे अच्छे लोगों को छांट लेंगे, फिर बाद में उनको और कहीं, वो तो बोल तो रहे हैं कि हम इधर से निकलेंगे, हम आपको कहीं और रोजगार देंगे। उनका ये कहना है कि वो जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनमें से हम 25% लोगों को सेना में फिर से रखेंगे, बाकी 75% लोगों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा ना कि वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको चौकीदार बनाएंगे। तो हथियारों की ट्रेनिंग देने के बाद उनको 4 साल तक तैयार करने के बाद क्या आप उनको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चौकीदार के लिए बना रहे हैं? ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसलिए कांग्रेस इसको लड़ रही है कि आप सेना के साथ खिलवाड़ मत करें, सेना का प्राइवेटाइजेशन मत करें, सेना का दुरुपयोग मत करें, सेना को सेना रहने दें, क्योंकि वो देश की आन बान और शान है। इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। सत्याग्रह का महत्व तो रह गया है, गांधी आज भी जिंदा है क्या? गांधी पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, और गांधी हमेशा जिंदा रहेंगे। गांधी जी की प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन को हिंसात्मक रूप दिया, सत्याग्रह किया, वो आज भी हिंदुस्तान के हर आदमी के खून पर है। सत्याग्रह आंदोलन चलेगा, हिंसात्मक आंदोलन चलेगा, और गांधी जी हमेशा इस देश के राष्ट्रपिता रहेंगे और उनकी दिए हुए दिशाओं पर देश चलेगा। फिर भी गाली पड़ रही है उनको। अभी कुछ दौर ऐसा आया है कि गोडसे को मानने वाले लोग गांधी को गाली दे रहे हैं। ये समय का वक्त का तकाजा है कि ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है जो गोडसे जिंदाबाद करते हैं और गांधी मुर्दाबाद करते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि लगातार विकास हो रहा है और हम ऊंचाइयों को पा रहे हैं, विदेश नीतियां हमारी बहुत अच्छी हुई हैं, विकास के एक नए पैमाने हमने गढ़ दिया है, एक रेखा खींच दिया है। लेकिन यह भी देखने में आ रहा है, एक पत्रकार होने के नाते और आप भी एक नेता होने के नाते, देखने में ये आ रहा है कि हम आपस में अविश्वास भी बढ़ गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या विकास हो रहा है या अविश्वास बढ़ रहा है? देखिए, विकास देश में कुछ नहीं हो रहा है। पिछला 2 साल कोरोना का और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल पूरा हुआ है। आप देखिए देश में बेरोजगारी दर कितनी तेज़ी से बढ़ी है। देश में जो संसाधन है वो दूसरों को बेच दिए जा रहे हैं। देश की जो सार्वजनिक उपक्रम थे जहाँ पर रोजगार के सबसे ज़्यादा साधन उपलब्ध होते थे, उन्हें किसी प्राइवेट पार्टी को बेच दिया जा रहा है। देश की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर हुई, चाहे वो नोटबंदी के कारण हो या जीएसटी के कारण हो, तो कहीं भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेलवर है। आप देखिए कि नेपाल में भी चाइना आकर बैठ चुका है। जिस तरीके से चाइना हमारे बॉर्डर्स पर आकर हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का डर दिखाकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को भयादोहन किया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर देगा, पाकिस्तान वैसा कर देगा। ऐसा कोई डर नहीं है। भारत के मुसलमानों ने इस देश पर रहना स्वीकार किया, ये उनका देश है। आप ज़बरदस्ती धर्म के नाम पर देश को बांटकर एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा डर है कि आने वाला समय जो है वो देश हमारा विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृति का देश है, गुलदस्ता है। उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ के, मेरा तो शंका है, आपके सीजी वॉल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देश को टुकड़े में ना बांट दे। जिस तरीके से रसिया 17 टुकड़े में टूटा था, वैसे भारत कहीं अलग अलग प्रदेशों में ना टूट जाए, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति अपना रही है वो देश को तोड़ने की रणनीति है। हमको देश को, इसलिए हमारे कांग्रेस के अधिवेशन ने बात की कि अब भारत जोड़ो अभियान शुरू करना है, और उस अभियान का जो मेन मकसद यही है कि हम जो एक गुलदस्ता के रूप में भारत थे, विभिन्न धर्म, विभिन्न बोली, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति का जो देश था, उसे टूटने नहीं देना है। अंतिम सवाल, सरकार को लगता है कि राहुल गांधी बोलना बंद कर दें तो ईडी का पूछना बंद हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या? राहुल गांधी बोलना नहीं बंद करेंगे या बोलना जारी रखेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश में जितने भी विपक्षी दल हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ किसने बोला?
एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने सबसे पहले जीएसटी के बारे में बोला था कि गब्बर सिंह टैक्स सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा, अगर हुआ। उन्होंने नोटबंदी के बाद बोला था कि देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। उन्होंने कोरोना के बारे में 2 महीने पहले ही बता दिया था कि हिंदुस्तान को सचेत होना चाहिए, कोरोना की महामारी हिंदुस्तान की तरफ आएगी, हमको उसके पहले से पुख्ता इंतजाम करनी। पर आप तो थाली बजवा रहे थे, घंटी बजवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक सचेतक के रूप में, एक लोकतंत्र के विपक्ष के नेता के रूप में हमेशा सरकार को सचेत करते हैं कि आपकी ये नीतियाँ गलत हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार को अखरता है कि एकमात्र नेता हैं जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और आम जनता के हित पे बात करते हैं। आपने अभी अटल श्रीवास्तव से मुखरता के साथ सुना, ये उनका स्वभावगत है। उनके स्वभाव में ये सब बातें हैं कि जो सच है उसे वो रखना है, ये आपको तय करना है ये सच कितना है और झूठ कितना है। बहरहाल एक बात और सामने आई है कि एक शेर के साथ मैं इसे प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम क्या करने आए थे, हम क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी थी है इन जात परिंदों की, कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदिर पर जा बैठे। अटल श्रीवास्तव का मानना है कि वह दिन दूर नहीं, यदि केंद्र सरकार की यही नीतियाँ रहीं तो सोवियत रूस की तरह भारत के भी कई टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम भारत जोड़ो आंदोलन चलाकर पूरे देश की एकता अखंडता को बचा कर रखेंगे। भास्कर मिश्र, सीजीवाल।